हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एफआईआर के पॉइंट्स की वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी और नॉट, लाइक ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एफआईआर के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये जो आपका लेक्चर है, आप इसको ऊपर वाले जो सेक्शंस है हमने अभी जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, सेक्शन 157, 158 एंड 159, उन सेक्शंस को कवर करने के बाद एक ये जर्नल आप लेक्चर सुने तो इसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वेदर द पुलिस ऑफिसर is a duty bound to lodge an FIR on receiving an information with regard to the commission of cognizable offence। इसको हम जो पिछले केसेस हैं शुरू से लेके अब तक वो ट्राई करेंगे कि 3-4 केसेस हम सीक्वेंस वाइज करें और एंड में आके हम ललिता कुमारी की जजमेंट का डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं कुछ। सबसे पहले तो केस था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, और इसके साथ ही एक केस था प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस कोर्ट का व्यू क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जो भजन लाल की जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट द पुलिस ऑफिसर कंसर्न्ड अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड टू सेंड द अकरेंस रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। क्योंकि सेक्शन 154 है, उन्होंने क्या लिखा है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ an offense if given orally to an officer in charge of police station shall be reduced, word shall लिखा है, shall be reduced to writing by him under his dictation and be read over to the information, and every such information whether given in writing or reduced to be writing shall be signed by the person giving it and substance thereof shall be, ये जो shall है, shall entered in the book, ये है कंपल्सरी है टू एंटर दैट इंफॉर्मेशन इन द बुक इज कॉल्ड द एफआईआर रजिस्टर। जो एफआईआर रजिस्टर है उसमें उसको मैंडेटरी है रिकॉर्ड करना। इसी बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर बिकॉज द लॉ हैज इम्पोज्ड मैंडेटरी प्रोविजन अपॉन द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर इट। आगे क्या कहते हैं, अनलाइक सेक्शन 141 एंड 154(1 डज नॉट यूजेस द वर्ड रीजनेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज क्लियर दैट दे डिड नॉट वांट टू लीव द डिस्क्रिशन टू द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर और नॉट टू रजिस्टर द एफआईआर। द मोमेंट देयर इज एन इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, द पुलिस ऑफिसर हैज टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड इफ सच एफआईआर इज रिफ्यूज्ड टू बी रजिस्टर देन अल्टरनेटिव इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 जो रेड विच 36 हमने किया था सुपीरियर ऑफिसर के पास जाने का। उसके पास जो प्रकाश सिंह बादल का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट इज़ 2007 सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि कंपल्सरी रजिस्टर होगी एफआईआर। इसके बीच में एक केस आया था रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट। उसमें कोर्ट ने भजन लाल वाले केसेस के जो पॉइंट्स है उसको तो रिपीट किया ही किया, और साथ में क्या कहा कि दैट द पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टू फाइंड आउट वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। बट ललिता कुमारी के केस में आके ये बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही चेंज हो गया। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट, ये 5 जजेस बेंच है, जस्टिस चीफ जस्टिस पी सथाशिवम ने इसको प्रोनाउंस किया था। तो उसमें क्वेश्चंस क्या राइज हुए थे, वेदर द इमीडिएट नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर लीड्स टू स्कोप फॉर मैनिपुलेशन बाय पुलिस ऑफिसर विच अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द विक्टिम कंप्लेनेंट टू हैव अ कंप्लेंट इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटेड अपॉन एलिगेशंस बीइंग मेड। और सेकंड था वेदर इन केसेस वेयर द कंप्लेनेंट इंफॉर्मेशन डज नॉट क्लियरली डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस बट द एफआईआर इज कंपल्सरी रजिस्टर्ड then does it infringe the right of an accused। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 1 ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन सेक्शन 154(1 वर्ड शैल, ये वाला शैल
is used which clearly shows that the legislative intention regarding compulsory registration of FIR। इससे लेजिस्लेचर की इंटेंशन का पता लगता है कि वो बोल रहे हैं, लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये है कि वो बोल रहे हैं कि इसको कंपल्सरी रजिस्टर करो। द कोर्ट हेल्ड दैट इन सेक्शन 154 द वर्ड बुक, जो ये वाली बुक है, एंटर्ड इन द बुक, आगे है बुक, is used which means an FIR register or FIR book and it does not means journal diary और daily diary report, जो हमने DDR की ऊपर बात की थी 155 में। Regarding second issue, the court held that the police is duty bound under section 154 to conduct an investigation into a cognizable offence even without receiving information, that is FIR, about that offence. Thus, conducting of an investigation into an offence after receiving an FIR 154 is a procedure established by law and thus it is in conformity with Article 21. Article 21 क्या कहता है? No person shall be deprived of his life or personal liberty except the procedure established by law. तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि FIR रजिस्टर करके ये तो नहीं होगा कि एक्यूज के राइट्स भी इन्फ्रिंज हो जाएंगे। तो उसमें बोलते हैं कि जो 154 में FIR आने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इट इज़ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो आर्टिकल 21 की इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी एंड दस इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद आर्टिकल 21। अकॉर्डिंगली राइट ऑफ द अक्यूज्ड इज प्रोटेक्टेड इफ FIR इज रजिस्टर्ड फर्स्ट एंड देन इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड। तो इस केस में गाइडलाइंस दी गई थी कुछ कि विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR, मतलब कि उन्होंने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पहली क्या है कि अंडर सेक्शन 154 इज मैंडेटरी व्हेन एन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज अ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी एंड द पुलिस ऑफिसर इज नॉट अथोराइज्ड टू डू अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इन सच सिचुएशन, कि जब इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है कॉग्निजेबल है तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करनी। इफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड does not disclose a commission of a cognizable offense but indicates the necessity for an inquiry, कि लगता है कि इंक्वायरी की ज़रूरत है, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offense is disclosed or not। सिर्फ ये चेक करने के लिए cognizable offense बनता है कि नहीं बनता है। If the inquiry discloses the commission of cognizable offense, then FIR must be registered। वो सिंपल सी बात है। In where a preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of the entry of such closure report must be supplied to the informant forthwith and not later than 1 week। मतलब कि अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया उसमें इंक्वायरी में तो FIR रजिस्टर करो, अगर नहीं बनता पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग तो उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट इन्फॉर्मेंट को इमीडिएटली दो और 1 हफ्ते के बीच में तो देनी है, मैक्सिमम टाइम 1 हफ्ते का दिया है। The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officer who does not register the FIR if the information received by him discloses the cognizable offence। तो इसमें बोला कि अगर नहीं करेगा तो एरिंग ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर विद रिगार्ड टू ये रेप वाले लॉज के अकॉर्डिंग आ जाएगी तो 166A जो 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली तो वो स्पेसिफिक ऑफेंस बन गया है। सेक्शन 166 भी आप रीड कर लें, 166A भी रीड कर लें। द स्कोप ऑफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई द वेरासिटी और अदरवाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बट ओनली टू असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन रिवील द कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट। मतलब कि अगर इंफॉर्मेशन आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग तो आपने ये नहीं चेक करना कि ये इसकी जो फैक्ट्स हैं वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, आपने सिर्फ इतना देखना है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता। इंक्वायरी में आप इतना ही देख सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को ये गाइडलाइन है। वो बोलते हैं कि किन केसेस में आप इंक्वायरी कर सकते हो, लाइक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल ऑफेंसेस हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस का है, करप्शन केस है, केसेस वेयर देयर इज एबनॉर्मल डिले ऑफ इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब कि 3 महीने के बाद ऑफेंस की कंप्लेंट आती है 6 महीने के बाद, तो उन केसेस में पुलिस को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का राइट है। वैसे तो देखा जाए जो अगर हम केस देखें तो सुमेश सिंह सैनी वाला जो केस है जो अभी DGP साहब एक्स DGP साहब के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई है 29 ईयर्स के बाद हुई है रजिस्टर,
ऑफेंस 29 ईयर्स पहले हुआ था, उसमें जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम है उसको छोड़ें, जो पुलिस ने FIR लॉन्च की वो राइट अवे लॉन्च की है कंप्लेंट के ऊपर, तो 29 ईयर्स की डिले है, उसको पुलिस को प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तो करनी चाहिए थी ना, देखने तो चाहिए था कि इतनी डिले क्यों है। तो पुलिस ने पहले FIR रजिस्टर कर ली, चलो नो डाउट कि उसमें कोई गलती नहीं है, बट पुलिस उसमें इंक्वायरी कर सकती थी, पुलिस के पास पावर थी। While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made at time bound and in any case should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the journal diary. मतलब कि 7 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते आप इंक्वायरी को, अगर होती है तो आप जर्नल डायरी में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। आगे आता है क्वेश्चन हमारा, ये तो हो गया था हमारा वेदर पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR। आगे क्वेश्चन आता है, इज इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, नो, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन हम कब डीम करते हैं स्टार्ट होगी, व्हेन द पुलिस ऑफिसर मेक्स हिज माइंड टू डू एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। सपोज यहाँ पे ऑफेंस हुआ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई और इन्फॉर्मेशन को अगर तो FIR रिकॉर्ड कर ली और देर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो ये तो FIR पहले हो जाएगी, तो इसकी एविडेंशियली वैल्यू हमने डिस्कस की हुई है कैसे होगी। तो पुलिस ऑफिसर ने FIR लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की, देयर कैन बी ए केस, यहाँ पे ऑफेंस हुआ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, पुलिस ऑफिसर ने स्पॉट पे जाके देखा कोई विटनेस नहीं मिला, बट उसने कुछ क्रूशियल एविडेंसेस कलेक्ट करने जरूरी समझे कि वो टाइम के साथ ख़त्म ना हो जाए, तो उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आई विटनेस मिला, तो यहाँ पे पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी। सो दिस FIR इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन ओनली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। आगे है क्वेश्चन मल्टीपल FIR का। मल्टीपल FIR का केस सपोज करो, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि A ने B का मर्डर किया, आई विटनेस ने जाके एक FIR लॉन्च करा दी, एक B के फादर ने जाके लॉन्च करा दी, एक B के ब्रदर ने जाके लॉन्च करवा दी, तो उसमें मल्टीपल FIR होगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि द जनरल रूल इज़ टू क्वैश द सब्सिक्वेंट FIR, जो उसके फादर ने और ब्रदर ने करवाई है सब्सिक्वेंट, उसको क्वैश कर दो, क्योंकि वो विद रिगार्ड टू सेम ऑफेंस है, कोई वर्जन में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसमें सेक्शन 482 में वो अपना क्या कहते हैं, सिमिलर FIRs को क्वैश कर देंगे और एक जो FIR है मेन FIR को रख के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सपोज ए कमिटेड वेरियस ऑफेंस इन सेम ट्रांजेक्शन, सपोज करें कि 4 ऑफेंस कर ली उसने, एंड पुलिस लॉन्च्ड 4 डिफरेंट FIRs फॉर ईच ऑफेंस। देन उसमें क्या है कि 4 FIR कर दी, 4 ऑफेंस एक ट्रांजैक्शन में किए हैं। उसने क्या किया, एक A ने रात को B के घर में अंदर घुसा, उसको जान से मारा और उसकी ज्वेलरी चोरी करके वो भाग गया। तो उस केस में उसने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की, हाउस ट्रेसपास बाय नाइट किया, मर्डर किया और थेफ्ट किया। पुलिस ने चारों ऑफेंसेस के रिगार्डिंग 4 FIR लॉन्च कर दी अलग अलग, हाउस ब्रेकिंग की अलग, ट्रेसपास की अलग, मर्डर की अलग, थेफ्ट की अलग। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का व्यू है कि चारों FIR में एक FIR रख के बाकी 3 क्वैश कर दो। तो ये है कंसेप्ट उसका, अपना क्या कहते हैं, मल्टीपल FIR का। आगे आता है कंसेप्ट क्रॉस FIR का, मतलब कि A और B में लड़ाई हुई, तो उसमें क्या है कि A ने तो जाके अपनी FIR लॉन्च करवा दी और B ने जाके अपना क्या कहते हैं अपनी FIR लॉन्च कराती। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है क्रॉस FIR में, क्रॉस FIR में अगर तो FIR सेमनेस भी है कि सेम फैक्ट्स है दोनों FIR में, देन द वन शुड बी क्वेश्ड। और अगर वो दोनों FIR डिफरेंट वर्जन स्टेट कर रही हैं, देन बोथ शुड बी रिटेन्ड। पहले तो केस आता है शिवशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये 2011 का केस है, सुप्रीम कोर्ट कहती है इफ़ देयर आर 2 FIRs ऑफ 2 डिफरेंट वर्जन्स फॉर द सेम इंसिडेंट, देन इट वुड बी कीपिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड ऑन बोथ द FIR। तो दोनों में होनी चाहिए। और दूसरा केस आता है सेमनेस पे,
सुरेंद्र कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या कहते हैं, इन जनरल द सेकेंड FIR इन द सेम केस इज नॉट परमिसिबल sorry, as the doctrine of sameness will apply and the contents of the various FIR being the same, the other should be quashed. तो इसमें कोर्ट बोलती है कि सेमनेस के ग्राउंड पे जो दूसरी FIR है उसको क्वैश कर दो. However, the court in this case gave a limited meaning to the concept of sameness. If the FIRs are lodged by the opposite party and it is found that the two FIRs have got two different versions materially, then the doctrine of sameness will not apply and for the better investigation purpose both FIRs can be retained. तो अगर तो डिफरेंट वर्जन है तो दोनों रिटेन रहेंगी, अदरवाइज एक क्वैश हो जाएगी इसमें. आगे हमारा कंसेप्ट आता है क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का, कि वेदर द FIR शुड बी लॉज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन. क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन का अगर हम सिंपल सा मीनिंग देखें तो क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन आ गई कि वो इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन है, वेग इंफॉर्मेशन है. अ क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन इज अ वेग एंड information which is not very detailed or not very cleared. On that basis the FIR cannot be registered. क्योंकि अगर हमारे पास क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो FIR लॉन्च करने का पर्पस ही नहीं रहेगा. चाहे क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन हमें टेलीफोनिकली आए, वायरलेस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आए या किसी लेटर के थ्रू रिसीव्ड हो, अदरवाइज जिस तरह भी रिसीव्ड हो पुलिस स्टेशन में, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है और उस इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेशन का फाउंडेशन भी नहीं बनाया जा सकता हमें. तो इसी वजह से फॉर्मली FIR को उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे लॉन्च नहीं किया जा सकता, बिकॉज टुमारो इफ FIR इज रजिस्टर्ड बिफोर इनिशिएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन देन इट विल बिकम अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इन द ट्रायल. तो वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बनेगा. अगर हम क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को FIR कर देंगे तो वो हमारे ट्रायल के ड्यूरेशन में वो दिक्कत क्रिएट करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इस वजह से क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन को अपना क्या कहते हैं FIR में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है. तो जैसे कि टेलीफोनिकली क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन का एक केस देख लीजिए आप, उसके फैक्ट से आप समझेंगे. मुद्रिका महातो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2002 सुप्रीम कोर्ट. आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, जीरो FIR. मतलब जीरो FIR का मतलब हुआ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस तो हुआ बट उस पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है. तो उस पुलिस स्टेशन की जहाँ पे जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन आई है तो वो क्या करेगी, वो ये तो नहीं कह सकती कि आप दूसरी अपनी जहाँ पे जुरिस्डिक्शन में हुआ है वहाँ पे जाके FIR लॉन्च करो. तो बेसिकली एज पर लॉ प्रोसीजर क्या है कि जिस पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन आई है वो एक 0 नंबर FIR लॉन्च करेंगे, उस FIR को नंबर नहीं देंगे. 0 नंबर FIR को लॉन्च करके वो उस FIR को जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. एंड जब वो पुलिस जो जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन है रिसीव करेगा तो उस FIR को नंबर दे के आगे इन्वेस्टिगेशन कर देगा. तो ये है कंसेप्ट 0 नंबर FIR का. आगे कंसेप्ट आता है एंटी टाइम्ड FIR. एंटी टाइम्ड मतलब ये है कि सपोज करो FIR लॉन्च हुई सुबह के 3 बजे, 18 फरवरी को लॉन्च हुई सुबह के 3 बजे विद रिगार्ड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर. बट एक्चुअली प्रूव क्या हुआ, मर्डर हुआ था रात के 10 बजे. सॉरी उल्टा हो गया कि FIR लॉन्च हुई सुबह 10 बजे 18 तारीख को विद रिगार्ड टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, बट प्रूव क्या हुआ कि मर्डर हुआ था रात के 12 बजे के बाद, मीन्स 19 को हुआ था सुबह के 1 बजे या 2 बजे. तो FIR पहले रजिस्टर होगी, प्रूव होगा कि जिस ऑफेंस के बारे में FIR रजिस्टर हुई है वो ऑफेंस हो रहा है बाद में. तो इसको बोलेंगे एंटी टाइम्ड FIR कि ऑफेंस होने से पहले ही FIR रजिस्टर कर दी गई. तो FIR के अगेंस्ट प्रजम्पशन है सेक्शन 80 की कि प्रज्यूम्ड डॉक्यूमेंट है और उसके अगेंस्ट प्रजम्पशन रेज हो जाएगी. सेकेंडली FIR इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, इसको आप थ्रू RTI भी ऑब्टेन कर सकते हैं. तो इसके साथ ही हमारा ये सारा FIR का कंसेप्ट कवर हो जाता है. ये जो पार्ट्स हैं ये आपको
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, और ललिता कुमारी की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो ये पुरानी हो चुकी है बट फिर भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको एविडेंस एक्ट जब कवर करेंगे आप, तो आपको इसके रिगार्डिंग जो एफआईआर है उसकी एविडेंशरी को जरूर पढ़ लें कि अगर एफआईआर विटनेस ने रिकॉर्ड कराई है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी, अगर मीन सपोज करो विक्टिम ने कराई है तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी, और अगर एक्यूज ने करवाई है तो एविडेंशरी वैल्यू क्या होगी। अगर आप जब आईपीसी या सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन जब जैसे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अगर आप तीनों एक्ट्स को कोरिलेट करके आंसर लिखेंगे तो उसको उससे एग्जामिनर को पता लगेगा कि कैंडिडेट को लॉ की अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आईपीसी का ऑफेंस के रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं, 302 सपोज करो मर्डर 302 की कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी को जितना रेफर कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप, बट ओवरव्यू देना है, डिटेल में नहीं। चलो, थैंक यू।